केंचुआ और एस्केरिश ये अमोनोटेलिक भी होते हैं, और साथ में यूरियोटेलिक भी होते हैं। ये नोट लगा के नीचे लिख लेना, याद रखनी है। सबसे पहले उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, कौन कौन से अंगों के द्वारा उत्सर्जन होता है, किडनी क्या होती है, रक्त को छानने की क्रिया कौन करता है, किडनी के वर्क क्या है, किडनी अपोहन क्या होता है, गुर्दा निष्क्रियता क्या है, मूत्र के बारे में आपको याद रखना है, उच्च दहली पदार्थ निम्न दहली पदार्थ क्या होते हैं, बोमेन संपुट वृक्कनलिका का काम क्या होता है, ये सारा कुछ अपन को याद रखना है इस चैप्टर में। चौथा तंत्र आता है आपके 4th नंबर पर। पहला हम पाचन पढ़ चुके हैं, दूसरा उत्सर्जन हमने पढ़ लिया है, दूसरा श्वसन पढ़ लिया, तीसरा है उत्सर्जन, और चौथा नंबर आप डालेंगे इसमें अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। अंतःस्रावी तंत्र का जो जनक है, फादर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, वो कहा जाता है थॉमस एडिसन को। किसको कहा जाता है, थॉमस एडिसन को कहा जाता है। अंतःस्रावी तंत्र का जो अध्ययन है, उस अध्ययन किया जाता है एंडोक्राइनोलॉजी में। अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन किस में किया जाता है, एंडोक्राइनोलॉजी में किया जाता है। इस तंत्र का जो निर्माण होता है वो ग्रंथियों से मिलकर होता है। इस तंत्र का जो निर्माण होता है वो ग्रंथियों से मिलकर के होता है। ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं बहिस्रावी ग्रंथियां, जिनको कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। दूसरी एक होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और एक तीसरे प्रकार की होती हैं मिश्रित ग्रंथियां, जिनको कहा जाता है मिक्स ग्लैंड्स। ठीक है, इन तीनों में अंतर क्या है, इनकी परिभाषा क्या होगी। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वो नलिका युक्त होती हैं। कैसी होती हैं, नलिका युक्त, यानी इसमें डक्ट्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, डक्ट्स पाई जाती हैं, नलिका युक्त होती हैं। जबकि अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं ये नलिका विहीन होती हैं, यानी ये डक्टलेस होती हैं। और मिश्रित ग्रंथियों की बात करें हम, तो मिश्रित ग्रंथि का मतलब होगा कि जो नलिका युक्त भी हो और साथ में नलिका विहीन भी हो। भाई मिश्रित का मतलब क्या होगा, दोनों प्रकार की होंगी, उनको क्या कहेंगे, मिश्रित कहेंगे। नलिका युक्त नलिका विहीन का आशय क्या है, नलिका युक्त का मतलब है इस बहिस्रावी ग्रंथियों से, इन ग्रंथियों से क्या निकलते हैं, स्राव निकलते हैं, पदार्थों का सीक्रेशन होता है, और इससे जो स्राव निकलते हैं उनको कहा जाता है एंजाइम्स। क्या कहते हैं, एंजाइम। अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो स्राव निकलते हैं उनको कहा जाता है हार्मोन्स। क्या कहते हैं, हार्मोन्स। और ये तो मिश्रित हैं, इनसे तो भैया एंजाइम भी निकलेंगे और साथ में हार्मोन्स भी निकलेंगे, तभी तो इसको अपन ने क्या कहा है, मिश्रित कहा है। अब नलिका युक्त का मतलब हुआ कि इससे ये एंजाइम निकला, कोई भी ग्रंथि उससे एंजाइम निकला, उस एंजाइम को जिस अंग तक पहुंचना है वहां तक पहुंचाने के लिए क्या पाई जाती हैं, नलिकाएं पाई जाती हैं। यदि नलिकाएं पाई जाएंगी
तो उसको हम कहेंगे नलिका युक्त। और यदि हार्मोन्स निकला, उसको अंग तक पहुंचाना है, लेकिन उसको पहुंचाने के लिए नलिकाएं नहीं होती हैं, तो उसको क्या कहेंगे, नलिका विहीन। तो फिर ये पहुंचेगा कैसे, वो भी बताऊंगा। और नलिका युक्त ये दोनों ही प्रकार की होती हैं, जैसी व्यवस्था है, एंजाइम है तो पहुंच जाता है, हार्मोन्स है तो अलग तरीके से पहुंचता है। अब हार्मोन्स है तो वो कैसे पहुंचेगा, हार्मोन तो सीधे ब्लड में मिल जाते हैं भाई, हार्मोन से निकला सीधा ब्लड में मिला, और ब्लड के माध्यम, ब्लड तो पूरी बॉडी में बह ही रहा है, तो ब्लड के माध्यम से पहुंच जाते हैं। यानी हार्मोन जो होते हैं ये ब्लड के माध्यम से उचित अंग तक पहुंच जाते हैं जहां इनकी आवश्यकता होती है, उचित अंग तक पहुंच जाते हैं। और इनके उदाहरण अब आपको याद रखने हैं। बहिस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण की यदि हम बात करें तो जैसे एक तो सबसे पहले इसमें आती है श्वेत ग्रंथियां, जो हम उत्सर्जन में पढ़ चुके हैं। श्वेत ग्रंथियां कहां पाई जाती हैं, त्वचा पर पाई जाती हैं। किसका उत्सर्जन होता है, पसीने का उत्सर्जन होता है इनसे। और पसीने में मैंने बताया था कौन सा एंजाइम होता है, लाइसोजाइम, जो कि त्वचा पर उपस्थित कीटाणुओं को मारने का काम करता है। एक इसका उदाहरण है, इसमें आती हैं सीबम ग्रंथियां, और सीबम ग्रंथियों से किसका उत्सर्जन होता है, तेलीय पदार्थों का उत्सर्जन होता है। किसका उत्सर्जन होता है, तेलीय पदार्थों का। एक इसमें आता है यकृत, लीवर, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, लीवर के बारे में। एक इसमें आती है जठर ग्रंथियां, आमाशय में पाई जाती हैं, बताया था मैंने। जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है, जठर रस में एंजाइम पाए जाते हैं, रेनिन, पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, बताया था। तो एंजाइम निकलते हैं इनसे। तो जठर ग्रंथि हम पहले पढ़ चुके हैं। एक होती है लेबियल ग्रंथियां। ये लेबियल ग्रंथि कहां होती हैं, ये होठों पर पाई जाती हैं, और ये होठों को चिकना बनाती हैं। तो ये भी एक बहिस्रावी ग्रंथि है। इसके अलावा श्वेत ग्रंथि एक इसमें आती है अश्रु ग्रंथि, जिनको लैक्राइमल ग्लैंड्स कहा जाता है। और इनसे क्या होता है, आंसू निकलते हैं। आंसुओं का क्या होता है, इनसे स्त्राव होता है, आंसू निकलते हैं। आंसुओं में भी लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, जो कि हमारे आंख की सुरक्षा करता है। एक इसके अंदर पाई जाती है लार ग्रंथियां। सैलिवरी ग्लैंड्स पढ़ चुके हैं अपन पाचन तंत्र में, 3 प्रकार की बताई थी, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी। तीनों से क्या निकलती, लार। लार में कितने एंजाइम पाए जाते हैं, 2। पहला टाइलिन और दूसरा लाइसोजाइम। पढ़ चुके हैं सारी चीजें अपन, वही पहले वाला मैटर ही आ रहा है इसके अंदर। एक लास्ट और इसमें याद रख लेना, शिरुमिनस ग्रंथि। शिरुमिनस ग्रंथि कहां पाई जाती है, कान में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, कान में। कान में जो बैक्स निकलता है ना, कई बार अपन कहते हैं मैल, जिसको कहते हैं बैक्स होता है वो, और ये बैक्स का स्त्राव करती है। ये किसका स्राव करती है, ये बैक्स का। तो ये सभी ग्रंथियां कैसी हैं, बहिस्रावी हैं। हो सकता है प्रश्न आपका आज की चैप्टर से पूछ ले, से इसी से पूछ ले कि निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, कौन सी बहिस्रावी ग्रंथि है। कई बार होता क्या है कि मैंने इस पूरे टॉपिक को छोड़ देते तो ऐसा नुकसान हो जाता है। इनको मैं सबको डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी अंतःस्रावी ये तो अपने पढ़ ली लगभग सारी, ठीक है। इनको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन हो सकता है प्रश्न आपका यहीं से पूछ ले, कौन सा अंतःस्रावी नहीं है, कौन सी बहिस्रावी है, अंतःस्रावी से निकलने वाले स्राव को क्या कहा जाता है, बहिस्रावी से किसको कहा जाता है। तो क्वेश्चन कहीं से आ सकता है। इसके उदाहरण की यदि हम बात करें तो इसमें एक, इसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे सबके बारे में। पीयूष ग्रंथि नाम सुना होगा, कहाँ पाई जाती है, कैसी होती है, कितने हार्मोन निकलते हैं, क्या काम है, कमी से कौन सा रोग होता है हार्मोन की, अधिकता से कौन सा रोग होता है, वो सारी चर्चा अपन करेंगे। एक इसके अंदर आती है थायराइड ग्रंथि, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक इसमें आती है पैराथायराइड ग्रंथि, इसके बारे में भी अभी अपन पढ़ने वाले हैं। एक इसमें आती है थाइमस ग्रंथि, एक आती है पीनियल ग्रंथि, एक आती है एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, और एक आती है इसके अंदर जनन ग्रंथियां। 10th लेवल तक जनन ग्रंथियां इसी में आती है अंतःस्रावी। और मिश्रित ग्रंथि का मतलब होता है नलिका युक्त व नलिका विहीन। कैसे होती है उसकी चर्चा अपन जब अग्नाशय के बारे में पढ़ेंगे, पैंक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर बताएंगे कि किस प्रकार से होती है। अग्नाशय कैसी ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि होती है। तो 3 प्रकार की ग्रंथियां हुई, बहिस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां,
मिश्रित ग्रंथियां बहिस्रावी नलिका युक्त होती हैं, अंतःस्रावी नलिका विहीन होती हैं और मिश्रित ये दोनों प्रकार की होती हैं। इनसे एंजाइम निकलते हैं, इनसे हार्मोन्स निकलते हैं, इससे दोनों निकलते हैं। एंजाइम हार्मोन में अंतर क्या है, इसको पूछ लेगा एंजाइम हार्मोन में अंतर क्या है, कि एंजाइम तो बहिस्रावी ग्रंथियों से निकलता है, हार्मोन्स अंतःस्रावी से निकलता है। एंजाइम क्रिया करने के पश्चात नष्ट नहीं होते हैं, जबकि हार्मोन्स क्रिया करने के पश्चात नष्ट हो जाते हैं। तो हार्मोन्स निकलता है, क्रियाक्रम जो भी है, जिस क्रिया के लिए वो निकला है वो हो गया, उसके बाद हार्मोन खत्म हो गया। केवल एकमात्र इसका अपवाद है थायरोक्सिन हार्मोन, जो कि हमारी बॉडी में खत्म नहीं होता, बाकी जनरली सभी हार्मोन्स क्रिया करने के पश्चात खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लो, ये इनके ये उदाहरण है। हाँ तो पढ़ेंगे ना अपन अग्नाशय में, भाई अग्नाशय में पढ़ेंगे। अग्नाशय से आपको याद हो तो अपन पाचन तंत्र में एंजाइम पढ़ चुके हैं, कौन कौन से एंजाइम आए थे, अग्नाशय से पाचन हुआ था। अब हार्मोन कौन से निकलेंगे वो अपन अभी अग्नाशय में पढ़ेंगे अभी। एंजाइम किससे निकलता है, एंजाइम नॉर्मली बहिस्रावी से ही निकलता है, दोनों नहीं देगा भाई। पेपर बनाने देखो, देने को तो कुछ भी आ सकता है। आप भी जानते हो ऐसा आज तक कोई एग्जाम नहीं हुआ जिसमें विवाद पैदा नहीं हुआ, या जिसमें क्वेश्चन डिलीट नहीं हुए। डिलीट ऐसे ही तो होते हैं वो भाई, ऐसे ही तो होते हैं, किसी ने दे दिया, अब आपने ये सब दोनों केस दे दिए, ऑथेंटिक प्रूफ है, किताब में लिखा हुआ तो मान लेते हैं, नहीं लिखा हुआ है तो नहीं मानते। लिखे हुए को भी नहीं मानते कई बार, तो अब देखो रीट में चल ही रहा है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत मान ली जो सही है एकदम बिल्कुल ही, लेकिन नहीं मान रहे। अब देखो क्या होता है, कोर्ट ने याचिका कुछ सुनवाई की है, बोर्ड को नोटिस भेज दिया कि भाई इसके आंसर की सुनवाई करो, कमेटी बैठाओ, अब वो क्या कहते हैं। तो विवाद तो हर के आ रही, इसमें 4 प्रश्न डिलीट हो गए, वो ऐसे ही तो होते हैं। कल रिजल्ट आया उसमें 4 क्वेश्चन डिलीट हो गए थे, तो यही होता है। देखो पूछने को तो आदमी कुछ भी दे सकता है, कुछ भी पूछा सकता है। अभी रीट में एक प्रश्न आया था, वाक्य के मनुष्य अंग कितने होते हैं। अब मनुष्य अंग जैसा कोई प्रावधान है ही नहीं, हिंदी में मनुष्य अंग होते हैं, मुख्य अंग होते हैं। अब वो मिसप्रिंट हो गया, मुख्य की जगह मनुष्य, टाइपिंग मिस्टेक कर दी। अब सोचो आप इतनी बड़ी एग्जाम जिसमें सरकारी नौकरी के लिए चयन कर रहे हैं, वो कम से कम हम जब कोचिंग का पेपर बनाते हैं तो 2 बार उसको चेक करते हैं कि कहीं मिस्टेक तो नहीं है। चलो फिर भी हमसे रह जाए तो अलग बात है, लेकिन उनको तो ये सोचना चाहिए कि कम से कम 8 बार चेक कराओ उसको। फिर भी देखो मनुष्य आ गया मुख्य की जगह, टाइपिंग मिस्टेक हुई, कितनी बड़ी बात है, बोनस अंक मिला है उसमें। तो ऐसी मिस्टेक हो सकती है, करने को तो आप मनुष्य है सभी जगह। और ये पता नहीं गवर्नमेंट क्या चाहती है, भर्तियों को अटकाना चाहती है इसलिए करते हैं, नहीं तो मैं तो ये मानता हूं कि जो पेपर बनाता है। भाई आज मैं आपसे यदि ये बोलूं ना कि मुझे 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के बना के दे दो और एकदम सही बना के देना जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो, तो आप भी मुझे बना के दे दोगे, दे देंगे ना। अब सोचो यदि सरकार उन पर प्रावधान लगा दे कि भैया अब की बार पेपर में यदि एक भी क्वेश्चन गलत निकला तो तुम्हारी नौकरी जाएगी, सस्पेंड के जाओ, सस्पेंड के पूरे डायरेक्ट छोड़नी पड़ेगी नौकरी, तो मेरी गारंटी है कोई एक क्वेश्चन गलत नहीं आ सकता। लेकिन सब लापरवाही है। भाई सब्जेक्ट वाइज ही तो बनाते होंगे, ये तो है नहीं कि मुझे के भाई साहब मैं तो हिंदी का हूँ, मुझे साइकोलॉजी बनवा ली, साइंस का हूँ तुम इसको और बनवा ली। सब्जेक्ट वाइज पेपर बनता होगा, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज जो पेपर बना रहा है इतना बड़ा, जो नौकरी का चयन करवा रहा है सरकार में, क्या उसको इतना पता नहीं है कि सिलेबस में है या नहीं है। है तो फिर इसके सही है या नहीं है ये चीज। फिर भी उसके दो दो ऑप्शन में सही कैसे डाल दूं, 4 ऑप्शन में डालू तो उसको चारों चेक तो कर भाई, ये चारों ऑप्शन में दो तो सही नहीं है कहीं। अब कई सारे क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे विवाद है, किसी में 2 ऑप्शन सही निकल के आ रहे हैं। अरे ऐसा क्वेश्चन दो ही क्यों, जिसमें आपको लग रहा है कि 2 क्वेश्चन सही हो सकते हैं उसको मत दो, हटा दो उसको, 4 बार चेक करो। लेकिन वही है ना कि सब कुछ लापरवाही से हो रहा है साहब। क्या जा रहा है, मरना किसका आ रहा है, स्टूडेंट का आ रहा है। नुकसान किसको हो रहा है, स्टूडेंट को हो रहा है। कोई प्रश्न आप पे आता है और वही डिलीट कर दिया तो नुकसान तो आपका हो गया। भाई मैंने आपको ये चीज पढ़ा दी, अब आपको तो पता है कि श्वेत ग्रंथि से पसीना निकलता है, और ये सीबम ये सब बहिस्रावी में आती है। अब उसने माना कि दो ही बहिस्रावी का, ए और बी में दोनों ही अलग अलग बहिस्रावी के डाल दिए, तो आपका तो नुकसान होगा ना 1 नंबर का, क्यों आपको तो ये आता था, लेकिन आपका डिलीट हो गया। आपकी तो कसूरी क्या है इसमें, लेकिन आता था फिर भी डिलीट हो गया, तो आपके लिए तो नहीं आया ये मानो। तो जिन पर आता है फिर उनको नुकसान हो जाता है। और कंपटीशन लाइन में तो 1 नंबर का मतलब ही बहुत कुछ होता है। 1 नंबर का मतलब तो आप हजारों से पीछे रह गए, 1 नंबर पे तो हजारों विद्यार्थी मिलते हैं। वो देखो अलग अलग रूल होता है, इससे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो रीट भर्ती परीक्षा हुई है ना, इसमें तो बोनस अंक मिलता है। जबकि अदर एग्जाम्स है ना, उनमें क्या होता है, प्राप्तांक वो पूर्णांक ही घटा देते हैं। जब जैसे अभी आरएस में हुआ है ना, 146 में से नंबर मिले हैं इनको, 4 प्रश्न डिलीट हो गए, तो 146 क्वेश्चन में से मिले हैं इनके। किसी, हर कोई बोर्ड का अलग अलग तरीका है, दिनस बोर्ड का अलग है, आरपीएससी का अलग है। ज्यादातर प्रश्नों को आजकल डिलीट करते हैं, पहले बोनस देते थे।
गलत है तो सबको बोनस मिलेगा। हाँ, अब डिलीट में तो क्या सबको नुकसान हो गया, उसमें नहीं आया उनको फायदा हो गया, प्राप्तम पूर्णांक घट गया उनका। ठीक है, कल पढ़ेंगे अपन अंतःस्रावी ग्रंथियां।